स्कूल के सारे स्टूडेंट्स जिन्हें मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक, और उसके बाद भी अगर कोई जीके और जीएस यानी कि नौकरी की कोई तैयारी करेगा तो उसके भी ये क्वेश्चन काम आएंगे। ठीक है, तो ये साइंस के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये आपके 6 क्लास से लेकर और 10th क्लास तक के ही क्वेश्चंस हैं। कॉमन है, कुछ क्वेश्चन 6 क्लास से, कुछ 7 से, कुछ 8 से, कुछ 9 से, कुछ 10th क्लास से। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके सारी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक जो रेशे हैं उनका सही युग्म क्या है। देखो, नाइलॉन और डेकेरोन, ये दोनों प्राकृतिक रेशे नहीं है, कृत्रिम रेशे। रुई और जूट ये आपके प्राकृतिक रेशे हैं। मूंज प्राकृतिक है, रेयॉन क्या है, कृत्रिम है। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट का से। ये आपके प्राकृतिक रेशे कौन है, रुई और जूट। ठीक है, टेरिकोट किन दो रेशों से मिलकर बना होता है। अब टेरिकोट के लिए बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि भाई टेरिकोट दो रेशे हैं जिसके नाम से पता चल रहा है कि टेरिलीन और कपास। ठीक है, ये क्वेश्चन 8th क्लास से है। प्रेशर कुकर का हत्था किस प्रकार की प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लास्टिक है आपके बेकेलाइट। प्रेशर कुकर का हत्था, आपके घरों में जो लाइट के बोर्ड लग रहे हैं उनके जो स्विच हैं वो, प्रेस का हत्था, इसके अलावा जो टीवी वगैरह इनकी जो बॉडी है प्लास्टिक की, ये गर्म हो जाती है फिर भी ये पिघलती नहीं है। ये सारी चीज़ें किसकी बनी होती है, बेकेलाइट प्लास्टिक की। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। पटाखे छोड़ते समय रेणु के कपड़ों में अचानक आग लग गई, उसके कपड़े पिघल कर शरीर से ही चिपक गए। यानी कि कपड़ों में आग लगते वो कपड़ा किससे चिपक गया, हमारी त्वचा है, हमारे शरीर से, तो ज़्यादा नुकसान होगा। तो बताएं उसके कपड़े किस प्रकार के रेशे से बने हुए हैं। तो ये तो कन्फर्म है, ये रेशा कैसा होगा, कृत्रिम रेशा। 8वीं क्लास में टॉपिक है। तो ये किस प्रकार का रेशा होगा, कृत्रिम रेशा। ठीक है, अब कृत्रिम रेशों में भी अगर हम इसके टाइप देखें तो ये ज़्यादातर ऐसे कपड़े किसके होते हैं, पॉलिस्टर के बने होते हैं कपड़े। राकेश को उसकी माँ ने गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी। आपकी राय में इसका कारण क्या है। सूती कपड़े गर्मियों में क्यों पहनने चाहिए हमें। सूती कपड़े जल्दी घुल जाते हैं, गलत। सूती कपड़े हल्के होते हैं, ये मान सकते हैं, पर ये राइट आंसर नहीं है। सूती कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि सूती कपड़ों की जो पानी सोखने की कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें क्या, आपके द। ये सूती कपड़े गर्मी में आने वाले पसीनों को क्या करते हैं, सोख लेते हैं। अब पसीने सोखेंगे और आपकी शर्ट से बाहर जब हवा चलेगी तो हवा से वो जो पसीना है वो उड़ जाएगा, तो आपको पसीने कम से कम आएंगे। कैसे कपड़ों में, सूती कपड़ों में। घड़ी साज का मतलब होता है घड़ी को सुधारने वाला, जो हाथ में पहनते हैं वो घड़ियाँ। घड़ी सुधारने में कौन से लेंस का उपयोग करता है। तो चीज़ों को बड़ी करके देखता है किस लेंस से, उत्तल लेंस से। और हमारी आँख में भी कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। रमेश की दादी को न पास की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तुएं। तो बताएं उसकी दादी को किस प्रकार का दृष्टि दोष है, यानी उसको आँखों में कौन सी समस्या है। तो उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब बुढ़ापे के अंदर जीर्णता में जो रोग होता है। अब इसमें देखो, ये 10वीं क्लास का टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जैसे कि दूर अगर कोई वस्तु, दूर की वस्तु अगर साफ नहीं दिखाई दे रही है तो उसको निकट दृष्टि दोष होता है। और अगर किसी को पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही है तो उसे दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे सर कि पास की वस्तु नहीं दिख रही तो पास वाला होना चाहिए, मतलब निकट वाला, और दूर की नहीं दिख रही तो दूर वाला, लेकिन उसमें उल्टा है। ये बिंब के ऊपर है कि प्रतिबिंब क्या होता है, उसका गलत बन जाता है। ये 10वीं क्लास का टॉपिक है। अभी आपको याद रखना, अगर दोनों चीज़ें ही नहीं दिख रही, ना दूर की साफ ना पास की, तो कौन सा रोग होगा, जरा। ठीक है, और अगर आपको पास की वस्तु साफ नहीं दिख रही तो आपको दूर
दृष्टि रोग, और आपको दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही तो आपको निकट दृष्टि दोष। पर्यावरण में वायु का संतुलन बना रहता है, इस कथन की पुष्टि करिए। 4 कथन है। ज्वालामुखी के फटने से, गलत। जंगल में आग लगने से, गलत। प्रकृति में जंतु व वनस्पति में परस्पर आदान प्रदान होता है, ये राइट आंसर है। अब है आपके कि निम्नलिखित चित्र को देखकर बताएं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। अब आपको पता है कि इस चित्र को आप देख लीजिए। इसमें आपको पता है इस तरीके से ये पूरा सपोज करो ये पूरा वायुमंडल है, इसमें अन्य गैसें केवल इतना सा है, फिर ऑक्सीजन गैस इतनी है, और सबसे बड़ा पार्ट किसका बन रहा है आपके नाइट्रोजन गैस का। तो ये आप 78%, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। उसके बाद में 21% कौन सी होती है आपके ऑक्सीजन, और ये आपके सबसे, जैसे हम बात करें कि 0.3 ये होती हैं आपके CO2। तो इस तरीके से गैसें हैं और अन्य गैसें हैं आपके। फिर है आपके कि यह चित्र किस प्राकृतिक परिघटना को दर्शाता है। तो ये कीप के आकार के बादल को दर्शा रहा है, जिसे कहते हैं टॉर्नेडो। ठीक है, ये बबूड़ा वगैरह बोलते हैं हमारे सामान्य भाषा में, कि एकदम हमारी जीवन शैली पर्यावरण मित्र जैसी होनी चाहिए, ताकि पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए। और इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, जैव अपघटनीय उत्पादों का अधिकतम उपयोग करेंगे। अब जैव अपघटनीय उत्पाद क्या होते हैं कि जो भी चीज़ आप खा रहे पी रहे हो वो आराम से क्या हो, पृथ्वी में वापिस पदार्थों में बदल जाए, पुनः चक्रण करने योग्य हो। बिल्कुल, हम जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हैं, अब आजकल आपको पता है कि प्लास्टिक का उपयोग करके ईंधन भी बनाया जा रहा है, और प्लास्टिक जो हमारे काम आ जाता है उससे कपड़े भी बन रहे हैं, जूते भी बनाए जा रहे हैं, यानी रिसाइकल की जा रही है। तो प्लास्टिक को हम काम ले सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का एक सीमित व संयमित उपयोग, यानी सीमित और बहुत ही हिसाब से उपयोग किया जाए। तो ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो 11वें का आंसर होगा द। पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान में किए गए प्रयासों में से 2 प्रयास आपके दे रखे हैं। एक पीपलात्री जो गांव है उसकी एक संस्था है जिसका नाम है किरण निधि संस्था, ये पेड़ बहुत ज़्यादा लगा रही है पूरे राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ के किले में रानी पद्मावती का जौहर, इससे पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। खिजड़ी ग्राम के अंदर अमृता देवी का बलिदान 363, याद करो चिपको आंदोलन, ये अपने टॉपिक है 10वीं क्लास में और 8वीं भी है। तो इसका राइट आंसर ए भी होगा और से भी होगा। तो इसका ए और से दोनों ऑप्शन का है द में, तो राइट आंसर हो जाएगा द। अब है कि जंतु कोशिका में कौन सा कोशिका अंग नहीं पाया जाता। तो हरित लवक नहीं पाया जाता, राइबोसोम, रिक्तिका और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में पाए जाते हैं। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, किसमें, जंतु कोशिका में। ठीक है। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन दाल बाटी निम्न में से कौन कौन से भोजन के अवयव है। अब ये 7वीं क्लास में भी है और आपके 6 क्लास में भी है भोजन के अवयव। तो आपको पता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो दाल और बाटी के अंदर, जैसे दाल के अंदर होती है प्रोटीन और बाटी गेहूं की बनी होती है, तो उसमें होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर भोजन में उच्च रेशे रफेज जो हमारे खाने को पचाने में सहायक है, प्राप्त करने के लिए आप किसका सेवन करना उचित समझोगे। छिलके वाली दाल बिल्कुल सही है, आटे का चोकर बिल्कुल सही है, और छिलके सहित फल बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त इसका आंसर क्या हो जाएगा द। प्रार्थना सभा में कविता को अचानक चक्कर आ गए। अपनी क्लास में है 10वीं क्लास में कविता, उसके चक्कर आने का कारण अलग है, पर चक्कर आ गए। उसे क्या खाने को दे कि उसको चक्कर नहीं आए। तो जैसे ही कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है तो फटाफट उसके शरीर को आप जानते हो कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। तो ग्लूकोज के बिस्कुट उसको देने चाहिए जिसको चक्कर आ जाते हैं कमज़ोरी से। निम्न में से मसालों का सही युग्म क्या है। हल्दी और लौंग, सौंफ और मूंग, या काली मिर्च और या तिल, मिर्च या मूंगफली। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये राइट ऑप्शन है हल्दी और लौंग। श्यामू के हाथ से अचानक कांच का गिलास गिरकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गया, यानी कांच का गिलास बिखर गया। कांच के गिलास का ये कौन सा गुणधर्म है। तन्यता, पिघला नहीं है, भंगूर, उसमें कोई छिद्र नहीं हुए, मुलायम नहीं है वो, आघात वर्णीय, ये वाला ऑप्शन राइट आंसर है इसका। निम्न में से अंडज
यानी अंडे देने वाले जंतुओं का समूह है। मैना यानी पक्षी, छिपकली और मेंढक, ये तीनों क्या देते हैं? अंडे। गिलहरी, गाय, तोता। अब तोता और गिलहरी ये तो देते हैं, लेकिन गाय नहीं देती। कबूतर, तोता और घोड़ा, तो कबूतर तोता तो दे सकते हैं पर घोड़ा नहीं देता। ये सर्प, मछली और भैंस, तो सर्प और मछली देते हैं लेकिन भैंस नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? वह, यानी आपके बी ऑप्शन राइट है। मैना यानी कि चिड़िया, छिपकली और मेंढक। ठीक है। कौन सी अधातु विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक है? ग्रेफाइट। सोनू ने अपना स्वेटर जैसे ही उतारा तो उसके बाल खड़े हो गए। सर्दियों के अंदर ऐसा होता है। ऐसा किस बल के प्रभाव के कारण होता है? तो ये है स्थिर वैद्युत बल। हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? अभी बताया मैंने आपको उत्तल लेंस होता है। ऐसा लेंस जो बीच में से पतला और किनारों से क्या होता है? आपके मोटा। जो बीच में से तो कैसा होगा? आपके पतला होगा और किनारों से कैसा होगा? आपके ये लेंस मोटा होगा। तो ऐसे लेंस का नाम क्या होगा? आपके अवतल लेंस। इस तरीके से होगा ये। यहाँ देखो बीच में से मोटा और किनारों से क्या होगा? दोनों तरफ से क्या होगा? ये पतला होगा। ठीक है। और एक होता है आपके उत्तल लेंस, इस टाइप से बीच में से पतला और किनारों से कैसा होता है? मोटा। अवनीश के पास एक लेंस है जो बीच में से मोटा है और किनारों से कैसा है? पतला है। उससे लेंस से उस लेंस से वह सूर्य के प्रकाश में अपने मित्र के हाथ पर चिल्का गिराता है। यानी सूर्य के प्रकाश का जो चिल्का है वो अपने मित्र के हाथ पे, थोड़ी देर बाद उसके मित्र के हाथ की त्वचा क्या होती है? जलने लगती है। तो बताएं कि अवनीश के पास कौन सा लेंस है? तो जैसे आपने देखा ये वाला लेंस होता है एक, यहाँ सूर्य का प्रकाश गिरता है तो हम कागज़ वगैरह को जला देते हैं इससे। तो ये जो आपके लेंस है ये कौन सा लेंस होगा? अभिसारी। ये कौन सा लेंस होगा? आपके अभिसारी लेंस होगा आपके। फिर है आपके कि निषेचन के पश्चात बनने वाला युग्मनज, कल ही पढ़ाया है मैंने ये 10वीं और 8वीं क्लास को। निषेचन के पश्चात बनने वाला युग्मनज जिसे मैंने कहा है आपके जाइगोट, ये होता है, अगुणित नहीं होता, क्योंकि अगुणित तो क्या होते हैं? आपके गैमेट्स, युग्मक। तो ये क्या होगा? द्विगुणित होगा। ठीक है। अनिल ने आलू की कच्ची कलियों को काटकर जमीन में बो दिया है और आलू की खेती करने के लिए किस किस विधि का उपयोग कर रहा है? यानी कि अनिल किस विधि का उपयोग कर रहा है इस प्रकार से अगर आलू की खेती कर रहा है? तो वो कायिक जनन करा रहा है। कौन सा जनन करा रहा है? यहाँ पे कायिक जनन करा रहा है इस तरीके से। अब है कि जनन की विधियां हैं, ये 8th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। कि खंडन, खंडन का मतलब किसी के 2 टुकड़े कर देना इस तरीके से। मुकुलन, जैसे कि हाइड्रा होता है तो उसमें ऐसे बड़ी निकल जाती है, तो ये मुकुलन वाला हो गया। अनिषेक जनन, जिसमें जनन की आवश्यकता नहीं है, लैंगिक जनन। तो इनके ऑप्शंस आपको मिलाने हैं। तो खंडन होता है किसमें? स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा इस टाइप से होता है, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, नए नए स्पाइरोगायरा बन जाते हैं। मुकुलन, मुकुलन होता है यीस्ट में, इस टाइप से होती है यीस्ट, तो ये अलग हो जाती है, तो ये अलग बनाएगी, ये अलग बनाएगी, 2 जीव बन जाते हैं। और आपके अनिषेक जनन होता है किसमें? केले में। और लैंगिक जनन होता है किसमें? सरसों में आपकी। तो ये आंसर आपका ए का आंसर हो जाएगा 4, बी का आंसर हो जाएगा 3 और सी का आंसर हो जाएगा 2 और डी का आंसर हो जाएगा 1। तो राइट ऑप्शन क्या है आपके? ए। ये भी जनन का टॉपिक है, ये 10वीं क्लास और 8वीं क्लास में दे रखा है आप लोगों के। अब है कि मेलेटोनिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली अंतःस्त्रावी ग्रंथि का नाम बताओ। तो ये ग्रंथि है पीनियल काय। अब ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है कि हमारे जो जनन का विकास है उसको रोक के रखता है। फिर है आपके कि मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है। मधुमेह का मतलब आपके डायबिटीज रोग। तो डायबिटीज रोग आपको पता है किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। अब इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से। लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है हमारे घरों में, बोर्ड के अंदर। अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाह होने से घर के विद्युत उपकरणों में आग लग सकती है। इस दुर्घटना से बचने के लिए क्या करते हैं? फ्यूज जो तार होता है, फ्यूज तार,
उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जैसे कि ये हमारी लाइट है, अब ये घर में जा रही है, तो बोर्ड से पहले यहाँ पे क्या है, एक फ्यूज़ तार जोड़ देते हैं ऐसे, और वो फ्यूज़ तार क्या होता है कि जल जाता है तेज़ लाइट आने पे, तो घर की जो लाइट है वो हमारी सप्लाई रुक जाती है लाइट की, जिससे क्या होता है कि हमारे घर के सारे ऑपरेटर्स जो मशीनें हैं वो बच जाती हैं। बारिश के दिनों में जलाशय का जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे जल के उपयोग से आपके मित्र को उल्टी और दस्त की शिकायत हो गई है, उसे आप क्या सलाह देंगे? तो पानी उबाल कर पिएं, बिल्कुल। अगर बरसात का पानी तो उसे उबाल कर पियो। ORS का घोल पिलाओ, बिल्कुल, अगर उसको दस्त हो गए तो, और फिर डॉक्टर से इलाज कराओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चारों ही काम करने पड़ेंगे। बारिश के दिनों में जलाशय का जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे जल के उपयोग से बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। तो जल के शुद्धिकरण के लिए आप किस विधि का उपयोग करोगे? तो फिटकरी का उपयोग करोगे। फिटकरी का सूत्र साइंस में काफ़ी बड़ा होता है, ये होता है आपकी पोटेशियम एल्यूमिनियम, इसका फिर सल्फेट, फिर 12 अणु आपके H2O के। अगर इसको डबल में करें तो आप K2L2 कर दोगे इसको, ये 12 की जगह 24 अणु हो जाएंगे आपके जल के। ठीक है, ये फिटकरी का सूत्र होता है आपके। इसको बोलते हैं आपके पोटेशियम सल्फेट। जल को उबाल के शुद्ध कर सकते हो। और जल के क्लोरीनीकरण का मतलब होता है कि जल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके। तो आपको चारों ही काम आप कर सकते हो उसमें, तब जाके आपका क्या होगा, जल क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फिर आगे है कि निम्न में से कौन सा सेल का सांकेतिक चित्र है? तो आप जानते हो जैसे ये आपका सेल है। अब सेल में आपको बताया कि इस तरफ से एक तरफ प्लस और एक तरफ क्या होता है माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो ये चिन्ह है, माइनस माइनस नहीं होते, प्लस प्लस नहीं होते, और पहले माइनस और बाद में प्लस भी नहीं होता। ठीक है, अब ये प्लस माइनस का यहाँ पे क्या है कि ये जो प्लस का चिन्ह है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और माइनस का चिन्ह क्या होता है, छोटा। तो राइट आंसर ये है। ठीक है, फिर है आपके कि थर्मामीटर के अंदर, अब थर्मामीटर के अंदर आपके कौन सा पदार्थ भरा होता है? थर्मामीटर के अंदर, अब आपके क्वेश्चन है कि थर्मामीटर के अंदर आपके कौन सा पदार्थ भरा होता है? चमकीला। तो थर्मामीटर के अंदर हम जानते हैं कि चमकीला पदार्थ कौन सा भरा होता है? आपके पारा। X धातु को हथेली पर रखने पर वह तुरंत पिघल जाती है। तो X धातु क्या है? आपके गैलेनियम है। ठीक है, गैलियम है, गैलेनियम नहीं, गैलियम। फिर है एक परखनली है जिसमें हमने जस्ता डाल दिया, जैसे कि कोई परखनली है। इस एक्सपेरिमेंट को हमने किया है क्लास में। इसमें पहले से जस्ते के टुकड़े डाल दिए हैं। ये क्या है? आपका जिंक है। ठीक है, टुकड़े डालने पर उसमें X पदार्थ मिला जाता है। अब कोई पदार्थ है जिसको हम डाल रहे हैं, उसका नाम क्या दे दिया? X। पदार्थ मिलाने पर Y गैस निकलती है। अब इससे कोई गैस निकलती है Y। ठीक है, निम्नलिखित में से X और Y का चुनाव करो, क्या है? क्या X अम्ल है और निकलने वाली गैस Y SO2 है? गलत। क्या जो ये है आपके X क्षार है और निकलने वाली गैस Y CO2 है? ये भी गलत। क्या X अम्ल है? हो सकता है X अम्ल हो और निकलने वाली गैस कौन सी हो? आपके हाइड्रोजन। तो ये राइट आंसर हो सकता है कि जब भी धातुओं की क्रिया, जब भी किसकी क्रिया, धातुओं की क्रिया जब भी किससे करवाई जाती है? अम्लों से, तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन। तो आपके X और Y क्या होंगे? आपके X तो हो जाएगा क्या? अम्ल, और Y क्या हो जाएगी? आपकी हाइड्रोजन गैस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? से। ये 10वीं क्लास का प्रैक्टिकल है जिसको करवाया भी था क्लास में, और जिन्होंने नहीं किया है वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से याद करें। अब है आपका कि दिया सलाई में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस। दिया सलाई का मतलब होता है आपके माचिस, जो लाल कलर की रहती है ना आपकी माचिस की निब होती है जो जलती है, रगड़ते हैं उसको, तो उस पर कौन सा लगा होता है? लाल फास्फोरस। ये 8वीं क्लास में टॉपिक है दहन और ऊष्मा वाले में। सोनू ने मैग्नीशियम के तार को जलाया, तो अपन ने जलाया था मैग्नीशियम के तार को, तो 10वीं क्लास में प्रैक्टिकल करवाया था जब शुरुआत में क्लास लगी थी जुलाई में। तो इससे बनी राख में थोड़ा पानी मिला दिया, यानी कि तार को जलाया तो श्वेत राख बनी थी, और श्वेत ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, ज्वाला भी श्वेत हुई थी।
तो श्वेत राख में हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी मिला दिया, फिर उसे लिटमस पत्र के द्वारा उसका परीक्षण किया तो वह नीला हो गया। तो बताएं कि विलयन की प्रकृति क्या थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझो। सबसे पहले सपोज करो ये तार है, मैग्नीशियम का तार लाल लेते हैं, मैग्नीशियम का तार है, इसको आपने क्या किया, जलाया। जब आपने जलाया तो आपको पता है क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपने क्या किया, थोड़ा सा पानी मिला दिया इस तरीके से, H2O, ठीक है। अब जब आपने पानी मिला दिया तो इससे क्या बनेगा, आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अभी अभिक्रिया को संतुलित नहीं कर रहे हम यहाँ पे। अब ये क्या है, आपके क्षार है। अब आपको पता है कि जब भी क्षार के अंदर हम लिटमस पत्र डालते हैं, क्षार के अंदर हम क्या डालते हैं, आपके लिटमस पत्र, तो किस रंग का डालते हैं हम, लाल रंग का, और वो किस में बदल जाता है, नीले में। तो ये जो बना है, ये पदार्थ जो था वो क्या था, क्षार। तो ये आंसर पूछा है कि पदार्थ कैसा है आपका, क्षारीय है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 10वीं क्लास में करवाया हुआ है अच्छे से। फिर है आपके कि घरों में तांबे के लोटे की चमक कुछ दिनों के बाद कम हो जाती है, कारण बताओ इसका। तो पुराना हो गया, ये कोई कारण नहीं है। मिट्टी जम गई, ये भी कोई कारण नहीं है। ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं है। वायु और नमी के संपर्क में आने के कारण उस पर हरी हरी सी परत चढ़ जाती है और वो पुराना जैसा लगता है। ये राइट आंसर इसका द। और इसका राइट आंसर क्या था आपके, कि विलयन कैसा होगा, क्षारीय। अब है कि सोडियम धातु से निर्मित यौगिक नहीं है। तो नमक होता है आपके NaCl, धावन सोडा होता है आपके Na2CO3, खाने का सोडा आपके NaHCO3, और ये क्या होता है आपके CaCO3। तो यहाँ पे कहीं सोडियम नज़र नहीं आ रहा है चूने पत्थर में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द। फिर है आपके कि ऐसे पदार्थ जिसकी आकृति व आयतन निश्चित होते हैं क्या कहलाते हैं, आपके ठोस। पढ़ चुके हैं हम। निम्न में से मिश्र धातु है, तो पीतल, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, तांबा नहीं है, आपके कौन है, पीतल है। पीतल कैसी धातु है आपकी, मिश्र धातु है पीतल आपके। फिर है आपके मुकेश को सर्दी के मौसम में मक्का के ढोकले बहुत पसंद है। मक्का किस प्रकार की फसल है, सर्दियों में नहीं होती, ये गर्मियों में होती है। ये कैसी फसल है आपकी, खरीफ की फसल है। रबी की फसल आपकी सर्दियों में होती है, जायद आपकी गर्मी और बरसातों में होती है, और कोई नहीं इसका ऑप्शन नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके, खरीफ की फसल, ठीक है, ये याद रहेगा। राधा गेहूं की फसल बोने के कुछ समय बाद अनावश्यक पौधों को उखाड़ कर फेंक देती है। अनावश्यक पौधे कौन है जो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं गलती से, जैसे ये हमारी गेहूं की फसल है। अब इसके साथ कोई छोटे मोटे पौधे भी उग गए इस तरीके से, तो ये जो पौधे हैं ये अनावश्यक है। इन अनावश्यक पौधों को बोलते हैं खरपतवार। और खरपतवार को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। हटाने का कारण क्या है उसको, कि गेहूं को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपके ए। निम्न में से रबी की फसल का सही युग्म क्या है। तो रबी की फसल सर्दियों में आपको पता है मूंग उड़द नहीं होती, ये भी जायद फसलें हैं आपकी। तो मटर और सरसों, मटर की सब्ज़ी खाते हो आप सर्दियों के अंदर, सरसों। पालक की सब्ज़ी में कौन सा भाग उपयोगी है, पालक का कौन सा भाग खाते हो आप, पत्ती। फिर निम्न में से कौन सा स्वपोषी पादप है। तो स्वपोषी पादप क्या है आपके, बरगद, ड्रोसेरा, अमरवेल और म्यूकर, ये आपके परपोषी पादप है। ड्रोसेरा को आप जानते हो कीटभक्षी पादप है, ये क्या है आपके परजीवी पादप है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन से तत्व हैं आपके, क्लोरोफिल, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। और इनके अलावा एक और चीज़ जो हमें जड़ों से मिलती है वो है वाटर। तो ये सारे के सारे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, उपयुक्त सभी। गोबर पर उगने वाले छत्रक किस प्रकार के पादप है, वो होते हैं आपके क्या, मृतजीवी पादप। जो गोबर पे जो उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मृतजीवी, सड़ी गड़ी चीज़ों पे जिनका जीवन चलता है।
कीट बख्शी पादपों का सही युग्म पहचानो। तो कीट बख्शी पादप पढ़ा दिया आपको, ड्रोसेरा और घटपर्णी, घड़े जैसा जिसकी पत्ती होती है ड्रोसेरा। अमरवेल नीम नहीं है, ड्रोसेरा तो है पर मोनोट्रोपा नहीं है, और बरगद और गुलाब ये नहीं है। तो राइट आंसर 50 का क्या होगा आपके ए होगा। तो आज के लिए केवल मैं अभी 50 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। इन 50 क्वेश्चनों को करने याद करो, पढ़ो इन क्वेश्चंस को। इनको पढ़ने के बाद में आपको और 50 क्वेश्चन करवाएंगे, ये टोटल 200 क्वेश्चन है आपके। तो इनको अच्छे से पढ़ो। अब आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे कि लिखना कैसे है आपको, जैसे याद करने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा कि सोडियम धातु से निर्मित यौगिक है। तो जो नहीं है वो कौन सा है आपके, चूना और पत्थर। तो निर्मित कौन से हैं, ये 3 है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिसके आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, ठोस, ये 9th क्लास का टॉपिक है आपके। ये 10वीं क्लास का टॉपिक है आपके। ये आपके 10वीं क्लास का टॉपिक है। मिश्र धातु आपकी 10वीं क्लास में आ रही है, ये पीतल वाली। ये आपके 8th क्लास का टॉपिक है। तो ये सारे साइंस के क्वेश्चन है, ये भी 8th क्लास का टॉपिक है। तो सारे क्वेश्चन आपके जो 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं वो 6ठी से लेकर 10वीं तक के मिक्स क्वेश्चन बने हैं। इन क्वेश्चनों को याद करने से कम ऐसे लगेगा आपको कि हमें कुछ साइंस में याद हुआ है, आता है हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। सारे क्वेश्चन उतारने भी हैं, जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको उतारने भी हैं।